वेलकम टू द चैनल। आज आप सुनने वाले हैं घोस्ट स्टोरीज नाम की 2017 में रिलीज हुई हॉरर मूवी का नरेशन। अब वक्त को और ना गवाते हुए नरेशन को शुरू करते हैं। मूवी ओपन होती है फिलिप गुडमैन नाम के व्यक्ति को दिखाते हुए, जो अंधविश्वास और झूठे साइकिक लोगों का पर्दाफाश करता था। वैसे ही वो एक साइकिक व्यक्ति के शो पर था जो फिलिप के अकॉर्डिंग धोखेबाज था और लोगों के इमोशंस के साथ खेलता था। फिलिप बैकस्टेज था और वो एक ईयरपीस को हैक करता है जो मार्क के कानों में था, जिसके थ्रू उसका क्रू उसे मरे हुए व्यक्ति और उसके परिवार के बारे में जानकारी देता था। अब फिलिप स्टेज पर जाता है और लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि वो झूठा है और उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। अब फिलिप अपने घर पर एक शो की टेप देख रहा था जो चार्ल्स कैमरॉन नाम की व्यक्ति की थी, जिससे फिलिप इंस्पायर हुआ था क्योंकि वो भी एक मिथ बस्टर था। फिलिप उसके शो को बहुत पसंद करता था। एक दिन खबर आई थी कि चार्ल्स लापता है काफ़ी समय से और शायद उनकी मौत हो चुकी है। इसके कई साल बाद प्रेजेंट में ये सब कुछ हो रहा था। फिलिप के घर पर एक पैकेज आता है और उसे भेजा था चार्ल्स कैमरॉन ने। चार्ल्स ने फिलिप को अपने घर बुलाया था। अगले दिन फिलिप वहां जाने को निकलता है और आखिर वो चार्ल्स से मिलता है। फिलिप ऑब्वियसली एक फैन बॉय की तरह चार्ल्स से कहता है कि उसे उसका काम बहुत पसंद है, पर इस पर चार्ल्स कहता है कि आज जब मैं अपने काम को देखता हूँ तो मुझे खुद पर शर्म आती है। चार्ल्स कहता है मैंने तुम्हारे काम को देखा है और वो भी बहुत बेहुदा है। फिलिप वहाँ से गुस्से में जाने लगता है तो चार्ल्स उसे रोकता है और कहता है मेरी ज़िंदगी में 3 ऐसे केस हैं जिन्हें मैं सॉल्व नहीं कर पाया और वो मुझे आज भी डराते हैं। मैं चाहता हूँ तुम इन केसेस को सॉल्व करो और मुझे साबित करो कि मैं गलत था। सुपरनेचुरल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। चार्ल्स ने उसे एक पैकेज दिया था जिसमें 3 लोगों की डिटेल्स थी। अब पहला केस था टोनी मैथ्यूज़ का। फिलिप टोनी को एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है और उससे बात करता है। टोनी एक नाइट वॉचमैन था और उसकी वाइफ को मरे 23 साल हो चुके थे और उसकी एक बेटी थी जो 30 साल की थी फिलहाल। उसकी बेटी लॉक्ड इन सिंड्रोम नाम की बीमारी से जूझ रही थी जिसमें आंखें खुली होती है पर उसके अलावा पूरा शरीर पैरालाइज्ड होता है। वो करीब 5 साल से हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। अब टोनी अपनी स्टोरी शुरू करता है। वो एक नाइट वॉचमैन था और वो कई सालों से एक ही जगह पर काम कर रहा था। उस जगह काफ़ी अजीब घटनाएं हो रही थी जिसके चलते 2 लोगों ने काम छोड़ दिया था रिसेंटली। रात को टोनी शिफ्ट पर था और एक नया व्यक्ति भी वहाँ पर काम पर आया था, तो उसे जगह के बारे में कुछ खास पता नहीं था और ना ही उसके काम के बारे में। टोनी अपने कैबिन में था और रेडियो चलाकर उसे सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ की लाइट्स चली जाती है। वो अंदर जाकर देखता है तो जनरेटर से तार निकल गए थे। वो उसे लगाता है और अपने कैबिन की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि जिस मग से वो कॉफ़ी पी रहा था वो मग दरवाजे पर पड़ा है। वो वापस चेयर पर बैठकर रेडियो सुनने लगता है। थोड़ी देर में वापस लाइट्स चली जाती है। वो फिर देखने जाता है तो फिर से प्लग निकाल दिया गया था। साथ ही जनरेटर पर खरोंचों के निशान भी थे। वो प्लग लगाकर वापस जाता है और आवाज़ लगाता है कि कोई है तो नहीं। वो फिर कैबिन में जाकर अपने साथी को पूछता है कि कहीं वो तो यहाँ पर नहीं आया था या फिर वो मजाक तो नहीं कर रहा था। खैर, टोनी अब चेक करना चाहता था कि कहीं कोई है तो नहीं और इसलिए वो अपने रेडियो को चालू करके देखने को निकलता है। वो नीचे जाता है तो वहाँ ज़मीन पर एक पक्षी का कंकाल पड़ा था। वो और नीचे जाता है और वहाँ पर जनरेटर में प्लग को लगाता है लाइट्स को ऑन करने के लिए। वो अब आगे बढ़ता है और एक जगह पर रुककर सिगरेट पी रहा था कि पीछे से लाइट्स बंद होने लगती है अपने आप। वो पीछे टॉर्च की रोशनी करता है तो वहाँ उसे एक पल के लिए एक लड़की दिखती है पीले कपड़ों में। टोनी डर कर दौड़ते हुए अपने कैबिन में वापस चला जाता है और उसे लॉक कर देता है। उसके रेडियो पर अजीब आवाज़ें आने लगती है और फिर उसके कैबिन के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है। अब हिम्मत करके टोनी वापस बेसमेंट की तरफ जाता है देखने को और इस बार ज़मीन पर पड़ा वो पक्षी वहाँ पर नहीं था। टोनी जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमें एक हाथ नज़र आता है। टोनी जनरेटर के प्लग को देखता है तो उसे इस बार तोड़ दिया गया था। अब टोनी किसी बच्चे की आवाज़ सुनता है एक कमरे में से जिसका ताला नीचे गिरा हुआ था। टोनी अंदर देखता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे मैनेक्विन थे और उसमें एक जगह चादर ढकी हुई थी जिसके पीछे कुछ था और वो मूव कर रहा था। टोनी को लगता है कि जो कोई भी उसे परेशान कर रहा था वो उस चादर के पीछे ही था। टोनी अपने साथ एक हथौड़ा लेकर आया था जिसे लेकर वो उसकी तरफ बढ़ता है।
वो चादर को हटाता है तो उसके पीछे भी एक मैनिक्विन ही था। वो मैनिक्विन को देखता है तो पीछे से कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। टोनी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और उसकी टॉर्च भी बंद होने लगती है। वो टॉर्च लेकर पीछे देखता है तो उसे एक बच्ची दिखाई देती है, वही येलो ड्रेस में जो उसे पहले दिखी थी, और वो उसे देखकर डर जाता है और उसकी वजह से टॉर्च नीचे गिरकर बंद हो जाती है। उस बच्चे के हाथ में वही पक्षी का कंकाल था और वो टोनी की तरफ बढ़ती है। वो टोनी को पकड़ती है और डैडी कहकर पुकारने लगती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब फिलिप टोनी जिस चर्च में जा रहा था उस चर्च के प्रीस्ट से मिलता है। टोनी कई सालों से चर्च नहीं गया था और फिर वो अचानक से वापस चर्च जाने लगा था और अपने साथ हुई घटना को प्रीस्ट को बताया था। बातों में पता चलता है कि टोनी 5 साल बाद अपनी बेटी को मिलने हॉस्पिटल गया था और डॉक्टर्स ने बताया था कि उसकी बेटी ने एक हार्ट बीट स्किप कर दी थी जब वो आया था। ये अजीब इसलिए था क्योंकि उसकी बेटी पैरालाइज थी और जब तक व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता ना रखता है, इमोशंस उसमें ना हो, इस तरह की घटना होना पॉसिबल नहीं है। खैर, फिलिप को अब अपने पिता के साथ दिखाया जाता है जो काफ़ी बुरी हालत में थे, पैरालाइज स्टेट में थे। अब फिलिप अपने दूसरे केस के लिए साइमन रिफकिन नाम के व्यक्ति से मिलता है। वो फिलिप के घर में आता है और देखता है कि साइमन के माता पिता किचन में स्थिर खड़े थे जैसे पुतले हो। साइमन का कमरा ऊपर था तो वो ऊपर जाता है और उसके पीछे फिलिप आता है। जाते हुए सीढ़ी पर फिलिप एक तस्वीर देखता है जिस पर धूल लगी हुई थी। वो धूल हटाता है तो उसके पीछे एक हुडी पहना हुआ व्यक्ति दिखता है। साइमन के कमरे में दीवारों पर काफ़ी सारे अजीब स्केचेस और तस्वीरें थी। फिलिप उन स्केचेस और तस्वीरों के बारे में पूछता है तो साइमन बताता है कि ये तस्वीरें और स्केचेस उसके रिसर्च के चलते उसने लगाई है। स्केचेस में काफ़ी अजीब क्रिएचर्स बने थे जिनके बारे में साइमन रिसर्च कर रहा था। साइमन बताता है, मैं इन चीज़ों पर रिसर्च इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी है जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पागल समझे। फिलिप ऊपर आ रहा था तो उसे ऊपर के बेडरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी तो वो साइमन से उस बारे में पूछता है। साइमन कहता है कि वो मेरे बड़े भाई का बेडरूम है पर वो यहाँ पर नहीं रहता। साइमन की उसके पेरेंट्स के साथ कुछ खास नहीं बनती थी। खैर, अब साइमन अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। साइमन बताता है कि वो ड्राइविंग टेस्ट देने गया था अपने डैड की कार लेकर, पर वो फेल हो गया था और वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताने में डर रहा था। वो फिर एक दिन अपने डैड की कार लेकर किसी पार्टी में गया था और देर रात वापस आ रहा था। उसकी मॉम उसे कॉल कर रही थी पर साइमन उसे थोड़ी देर अवॉइड करता है और फिर उठाता है। वो काफ़ी लेट था तो उन्हें साइमन की चिंता हो रही थी। बात करते करते फ़ोन कट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क का इशू था। उसके डैड उसे अब कॉल करते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं और उन्हें पता चल गया था कि वो ड्राइविंग टेस्ट में फ़ेल हो चुका था। कॉल फिर से कट जाता है और उसके डैड उसे फिर से कॉल करते हैं और उन्हें लगता है कि साइमन ने जानबूझकर कॉल को काटा था तो उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं। साइमन अपने डैड से बात कर ही रहा था कि उसकी कार से कोई टकराता है और साइमन पैनिक करता है। वो डरा हुआ सा कार से बाहर निकलता है और कार के पीछे जाकर देखता है तो वहाँ बकरे के सर वाला एक क्रिएचर पड़ा था। साइमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो डर कर वहाँ से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। वो थोड़ी दूरी पर जाता है तो उसकी कार का ब्रेकडाउन हो जाता है। वहाँ मोबाइल का सिग्नल भी नहीं आ रहा था तो वो कार से बाहर निकलता है कॉल करने को। नेटवर्क मिलने पर वो एक गराज को कॉल करता है। सामने उससे कार के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांगते हैं जिसे साइमन देता है। असिस्टेंस के लिए लोग वहाँ एक आध घंटे में आने वाले थे तो साइमन कार में बैठ जाता है। वो शांत होने की कोशिश करता है तभी उसकी कार से कुछ टकराने की आवाज़ आती है और वह घबरा जाता है। वो एक मैगजीन को फोल्ड करता है अपने बचाव के लिए और पीछे खिड़की पर देखता है तो वहाँ वही क्रिएचर था और उसे देखते ही वो गायब हो जाता है। अब वो क्रिएचर उसकी कार की छत पर था और फिर उसकी कार के पीछे का दरवाज़ा खुलता है। वो क्रिएचर कार के अंदर आता है और साइमन की हिम्मत भी नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर उसे देखे। साइमन धीरे से कार को अनलॉक करने की कोशिश करता है तो वो क्रिएचर कहता है कि रुको। साइमन दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से वहाँ से भागता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। वो दूर खड़ा होकर कार को देख रहा था कि उसके पीछे से कुछ हलचल होती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक पेड़ जैसा क्रिएचर उस पर हमला करता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर, इसके बाद फिलिप को दिखाया जाता है जो उसी साइट पर जाता है जहाँ साइमन के साथ वो इंसिडेंट हुआ था। फिलिप को वहाँ पर कुछ भी अनयूजुअल नज़र नहीं आता तो वो अपने रिकॉर्डर पर चार्ल्स के लिए रिकॉर्ड करता है और कहता है कि दिमाग वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है। वो और कहता है कि टोनी मैथ्यूज़ अपनी हरकतों पर पछता रहा है
और वो एक शराबी भी है। और साइमन काफ़ी सेंसिटिव बच्चा है जिसकी फैमिली बहुत वियर्ड है, जिसके चलते उसके दिमाग पर उसका गहरा असर पड़ता होगा। फिलिप ये रिकॉर्ड कर ही रहा था कि वहाँ उस क्रिएचर के गुर्राने की आवाज़ आती है। फिलिप उसे अनसुना कर फिर से रिकॉर्ड करने लगता है कि कितना आसान होता है अपने ही फेथ को जुटला देना, खास करके तब जब हम थके हुए और इमोशनल होते हैं। अब फिलिप अपनी कार की तरफ वापस जाता है तो वो कार में खुद को ही देखता है जिसकी बॉडी सफ़ेद पड़ चुकी थी। फिलिप कार की तरफ बढ़ता है और कार को खोलता है तो अंदर कोई भी नहीं था। फिलिप अब मिलता है माइक प्रिडल से, जिससे तीसरा केस जुड़ा है। माइक फिलिप को अपने साथ एक हिल की तरफ ले जा रहा था। वहाँ एक शेक था जिसमें एक गन थी जिससे माइक शिकार करता था। माइक एक काफ़ी वेल्दी बिजनेसमैन था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। माइक और उसकी वाइफ दोनों ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, तो उसकी वाइफ तब तक बच्चा नहीं चाहती थी जब तक वो अपने गोल को अचीव ना कर ले। जब तक माइक की वाइफ अपना गोल अचीव करे तब तक वो 40 साल की हो चुकी थी। दोनों अब एक बच्चा चाहते थे, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण माइक की वाइफ को कंसीव करने में परेशानी हो रही थी। इस वजह से आखिर दोनों IVF का सहारा लेते हैं। एक दिन माइक अपने घर पर था और वो अपने बेडरूम में था जहां उन्होंने आने वाले बच्चे के लिए पहले से ही क्रेडल लगा रखा था और उसमें एक डॉल भी रखी थी। माइक पास में पड़े टेबल पर बच्चे के कपड़े समेट कर रख रहा था और वो डॉल को नोटिस करता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वो वहां पहुंचता है तो पीछे समेटे हुए कपड़े उड़कर फैल जाते हैं कमरे में। ये काफ़ी वियर्ड था क्योंकि ना तो वहाँ हवा चल रही थी और ना ही खिड़कियाँ या फिर दरवाजे खुले थे। माइक फिर भी सारी खिड़की और दरवाज़ों को चेक करता है। वो सारे कपड़ों को उठाकर वापस रखने जाता है तो उसकी नज़रों के सामने ही वहाँ पड़ी मेडिसिन की बोतल्स एक के ऊपर एक स्टैक हो जाती है। माइक फिलिप को बताता है कि शायद कोई पोल्टरगेस्ट हमारे घर में आ चुका था बेबी के ज़रिए। जब हमने हॉस्पिटल में बेबी के स्कैन्स मांगे थे तो उन्होंने दिखाने से मना किया था, ये कहते हुए कि वो काफ़ी ब्लर है। अब वहाँ खड़े बात करते हुए माइक को एक कॉल आता है और वो उस पर बिजी हो जाता है। इसी दौरान थोड़ी दूरी पर फिलिप को एक व्यक्ति दिखता है जो वैसा ही लग रहा था जैसा फिलिप ने साइमन के घर पर लगी तस्वीर में देखा था, और एक ही पल में वो फिलिप के सामने था और इससे फिलिप डर जाता है। दोनों अब बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमें उनके पीछे वही हुडी वाला व्यक्ति चलते हुए दिखाई देता है। खैर, अब रात को माइक घर पे सो रहा था तो उसे ऊपर से सामान गिरने की आवाज़ आती है। वो अपनी वाइफ मारिया को आवाज़ लगाता है। वो ऊपर जाकर अपने कमरे में देखता है तो वहाँ क्रेडल में सफ़ेद चादर के नीचे कोई हो ऐसा लगता है उसे। इसी दौरान कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। कमरे में पड़े फूल भी मुरझा जाते हैं। कमरे में उसे किसी के पैर दिखते हैं और उसी तरफ उसे उसकी वाइफ मारिया दिखती है जो कि काफ़ी ख़राब हालत में लग रही थी। माइक कहता है तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, और इतना कहते ही मारिया माइक की तरफ आती है और माइक बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है और मारिया की स्किन सड़ने लगती है। माइक फिलिप को बताता है कि वो जैसे तैसे उस कमरे से निकल गया और कुछ देर बाद फिर फ़ोन की घंटी बजती है जो कि हॉस्पिटल से था और उसे पता था कि न्यूज़ क्या होगी। माइक की वाइफ बच्चे को जन्म देते हुए मारी गई थी। उनके बेटे का नाम बाटी रखा था माइक ने, और वो बताता है कि जिस हालत में बाटी पैदा हुआ था, अच्छा है कि मारिया ने उसे नहीं देखा। किसी को नहीं लगा था कि बाटी इतना लंबा जी पाएगा, लेकिन ज़िंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। अब माइक अपनी गन उठाकर अपने ही सर के नीचे लगाता है और खुद को शूट कर लेता है। इसे देखकर फिलिप बिल्कुल सहम जाता है और डरा हुआ सा तुरंत अपनी कार लेकर चार्ल्स के घर पर जाता है। फिलिप चार्ल्स पर गुस्सा करता है और कहता है कि इन केसेस में कुछ भी खास नहीं है, कोई भी बता सकता है कि इन केसेस में क्या प्रॉब्लम्स है। फिलिप का मानना था कि तीनों लोग किसी न किसी तरीके के मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे। चार्ल्स कहता है तुम ये मानना ही नहीं चाहते कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा तुम देखते हो। फिलिप कहता है सब कुछ वैसा ही होता है जैसा दिखता है। चार्ल्स पूछता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो? इतना कहकर चार्ल्स अपने चेहरे की चमड़ी उखाड़ने लगता है और उसके पीछे से माइक निकलता है। फिलिप को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिलिप कहता है क्या हम थोड़ी देर के लिए इसे कट कर सकते हैं? उसे लग रहा था कि ये शायद किसी शो की शूटिंग चल रही है। माइक कहता है कि दिमाग तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। माइक अपने कैरावन के पर्दे पर उंगली फेरता है तो वो एक पेपर था जिसके पीछे एक दरवाज़ा था। माइक दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है और फिलिप को आने को कहता है।
फिलिप हिचकिचा रहा था तो माइक कहता है चिंता मत करो, अंदर सिर्फ हम 4 लोग होंगे, तुम, मैं, बार्टी और चौथा तो तुम जानते ही हो। माइक और फिलिप एक ट्रेन ट्रैक के पास एक जंगल की तरफ बढ़ते हैं। फिलिप को ठीक नहीं लग रहा था तो वो सब कुछ रोकने को कहता है। फिलिप एक जूइश व्यक्ति था तो माइक उसे बचपन में जैसे बुली किया जाता था वो बातें बोलता है। फिलिप को लगता है शायद वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके साथ स्कूल में पढ़ता होगा। दोनों आगे बढ़ते हैं जंगल की तरफ तो वहाँ पर एक नाला था। यह वही जगह थी जिसे फिलिप ने साइमन के घर की तस्वीर में देखा था। माइक उसे पूछता है अंदर जाना चाहोगे? फिलिप उधर देखता है और फिर माइक की तरफ देखता है तो वो वहाँ पर नहीं था। वो वापस नाले की तरफ देखता है तो वहाँ उसे 2 लोग दिखाई देते हैं जो उसे स्कूल में बुली करने वाले बच्चे थे। वो फिलिप को अपने पास बुलाते हैं। फिलिप कहता है उसे घर जाना है पर वो फिर भी उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर बुलाते हैं। अब फिलिप को उसके बचपन के रूप में दिखाया जाता है। वो उन बच्चों के पास जाता है और वो फिलिप को परेशान करते हैं। वो उसे परेशान कर ही रहे थे कि उनके पीछे वो हुडी पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। उन दोनों को समझ नहीं आता कि वो कौन है। वो हुडी वाला व्यक्ति फिलिप के बचपन के समय का स्कूल का ही एक बच्चा था। इस बच्चे का नाम डेसमंड कैलाहन था और ये दूसरों की तरह मानसिक तौर पर काबिल नहीं था। वो दोनों उसे चिढ़ाते थे। डेसमंड उनके ग्रुप में जुड़ना चाहता था तो वो उसे नाले के अंदर जाने को कहते हैं और अंदर लिखे नंबर्स को पढ़ के आखिरी 10वां नंबर आकर बताने को कहते हैं। फिलिप उसे रोककर बताने की कोशिश करता है कि अंदर सिर्फ 9 ही नंबर्स हैं, पर वह बुली करने वाले लड़के फिलिप को बोलने से मना करते हैं। डेसमंड अंदर जाता है और नंबर बोलता है। वो अंदर लिखे 9 नंबर्स को बोल देता है और कहता है कि आखिरी नंबर उसे नहीं मिल रहा। बाहर से वो लड़का कहता है ढंग से देखो वहीं पर होगा, तुम्हें आगे जाकर ढूंढना चाहिए। डेसमंड कहता है आगे रास्ता काफ़ी नैरो है, पर बाहर से वो लड़का उसे फोर्स करता है और आगे जाकर देखने को। डेसमंड अंदर नैरो रास्ते से आगे बढ़ता है रेंगते हुए ढूंढने को, पर उसे बीच में ही अस्थमा का दौरा पड़ता है और वो तड़पता है और वो शायद मर जाता है। दोनों बुली लड़के कोई आवाज़ ना आने पर वहाँ से भाग जाते हैं। फिलिप उसे आवाज़ लगाने की कोशिश करता है पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाकर देखे और वो भी वहाँ से भाग जाता है। फिलिप वापस रेल ट्रैक की तरफ आता है और अब उसका वयस्क रूप दिखाया जाता है। माइक उससे कहता है तुम उसे वहीं छोड़ आए मरने को। फिलिप कहता है मैं क्या कर सकता था इस बारे में। माइक कहता है तुम लोगों को बता सकते थे, अंदर जाकर उसकी मदद भी कर सकते थे। फिलिप कहता है ये मेरी गलती नहीं है, ना मैंने उसे अंदर भेजा था ना मैंने उसे बाहर आने से रोका था। माइक और फिलिप में बहस हो रही थी कि पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। ट्रैक पर क्रेडल पड़ा था जो माइक के घर में था। माइक वहां जाता है और कैट फूड निकालकर बाटी को खिलाता है और फिर उसे गोद में उठा लेता है। माइक कहता है तुमने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई एक्शन लिया है या फिर ज़रूरत पड़ने पर कोई एक्शन ना लिया हो, उन सभी का कोई ना कोई नतीजा ज़रूर होता है। इतना कहकर माइक बाटी को लेकर वहाँ से चलने लगता है और गायब हो जाता है। फिलिप शॉक में नीचे गिरता है और पीछे से डेसमंड आता है और फिलिप उससे माफ़ी मांगने लगता है। डेसमंड उसके कपड़े खींच कर निकाल देता है और फिलिप को एक हॉस्पिटल के कपड़ों में दिखाया जाता है। डेसमंड उसे फिर दूसरे सीक्वेंस में ले जाता है जहां एक हॉस्पिटल का बेड पड़ा था। फिलिप गिड़गिड़ाता है और कहता है कि फिर से नहीं, पर डेसमंड उसे बेड पर लिटा देता है। फिलिप तड़प रहा था, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और कमरे की लाइट्स भी फ्लिकर हो रही थी। डेसमंड उसके मुंह में अपनी उंगली डालता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। कमरे की लाइट्स फ्लिकर करना बंद कर देती है और फिलिप दिखता है जो बेड पर था और उसके मुंह में वेंटिलेटर की पाइप थी। हॉस्पिटल के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अंदर साइमन प्रिडल आता है। वो अपने मॉम और डैड से बात कर रहा था प्यार से। अंदर अब माइक भी आता है फिलिप को एग्जामिन करने। प्रिडल बताता है कि फिलिप ने अपनी कार में खुद का दम घोटकर मरने की कोशिश की थी। माइक कहता है कि ये भी कोई तरीका होता है, एक शॉटगन लो और अपने भेजे को उड़ा देना चाहिए। माइक साइमन से पूछता है कि इसकी कंडीशन क्या है, तो वो बताता है कि ये लॉक इन कंडीशन में है, यानी कोमा जैसी स्थिति में। जाते हुए माइक साइमन से कहता है जैसे मेरे पुराने प्रोफेसर चार्ल्स कैमरॉन कहते थे, आशा करते हैं इसके सपने अच्छे हो, और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद अंदर एक और व्यक्ति आता है और ये व्यक्ति था टोनी, जिसे हमने पहली स्टोरी में देखा था, और ये हॉस्पिटल का जेनिटर था। फिलिप के कमरे में रेडियो चल रहा था जिस पर एक शो में लोग अपनी स्टोरीज सुनाते थे और उसे सुनते हुए टोनी उस पर रिएक्ट कर रहा था।
जाते हुए टोनी फिलिप के चेहरे के ऊपर एक मिरर लगाता है जिसमें उसे खिड़की का व्यू दिख रहा था और वहाँ खिड़की से आकर एक पक्षी टकराता है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। अब आते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन पर। आप लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर्स और स्टोरीज में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको उन सब के बारे में बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं 3 मेन कैरेक्टर्स की। पहला है चार्ल्स कैमरॉन। तो चार्ल्स कैमरॉन एक डॉक्टर था और वो माइक प्रिडल का प्रोफेसर था, जिसका जिक्र वो मूवी के आखिर में सटल तरीके से कर देता है। फिर आते हैं खुद माइक प्रिडल पर। तो वो एक डॉक्टर है जैसा हमने देखा मूवी के एंड सीन्स में। अब बारी आती है साइमन रिफकिन की। तो साइमन भी एक इंटर्न डॉक्टर है जो डॉक्टर माइक प्रिडल के अंडर सीख रहा है। अब बात करते हैं लीड कैरेक्टर की, वो है फिलिप गुडमैन की। फिलिप गुडमैन जैसा मूवी में एस्टेब्लिश हो गया था, वो मिथ्स को और फेक साइकिक्स को एक्सपोज करता था। वो जूइश था और उसकी फैमिली में कुछ खास अच्छा नहीं था। घर में झगड़े होना बहुत ही आम बात थी। उसके जूइश होने की वजह से उसे बुले भी बहुत किया जाता था। बात आती है कि वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचा। तो जैसे एंड में साइमन माइक को बताता है कि उसने अपना गला घोंटकर जान लेने की कोशिश की और वो मर जाए उससे पहले ही उसे हॉस्पिटल लाया गया था। हालांकि वो कोमा की स्टेट में पहुंच जाता है। ये वाकया हमें दूसरी स्टोरी के एंड में जब फिलिप साइट पर जाता है और वापस आता है तो वो खुद को कार में देखता है। ये वही इंसिडेंट है। अब जो तीनों स्टोरीज या जो केसेस जो चार्ल्स कैमरॉन ने फिलिप को दिए थे सॉल्व करने के लिए, वो सारी स्टोरीज सिर्फ और सिर्फ फिलिप के दिमाग में चल रही थी जब वो हॉस्पिटल में है। साथ ही उन स्टोरीज में काफ़ी कुछ उसने रेडियो पर सुनी हुई स्टोरीज और बातों से ऐड किया था। पहली स्टोरी में हॉस्पिटल के जेनिटर को वो इमेजिन करता है टोनी के रूप में। उसका एक लड़की को देखना पीले ड्रेस में, तो वो रिजेंबल करता है उसके गिल्ट को कि वो अपने पैरालाइज कंडीशन में पड़े फादर से ना मिल पाया और एक नॉर्मल लाइफ जीकर एक हस्बैंड और बाप बन सकता था, पर वो भी उसने नहीं किया। इसी वजह से वो बच्ची उसे डैडी कहकर बुलाती है। दूसरी स्टोरी में सटायर या साटे का जिक्र है, जो ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉड है, जंगलों में रहता है और जानवर जैसा दिखता है। ये स्टोरी फिलिप के लॉक्ड इन स्टेट को दर्शाती है, क्योंकि उस स्टोरी में साइमन ने खुद को घर में बंद कर रखा था। साथ ही हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ फिलिप खुद को कार में देखता है। तीसरी स्टोरी में माइक प्रिडल को दिखाया जाता है, जिसे फिलिप ने इमेजिन किया था अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर माइक से। स्टोरी में माइक बताता है कि उसकी वाइफ एक डिविल बच्चे को जन्म देते हुए मारी गई है और आखिर माइक खुद को मार देता है एक गन से। माइक का खुद को गन से मारना फिलिप ने इमेजिन किया माइक को हॉस्पिटल में कहते हुए सुनकर कि उसे गन से खुद को मार देना चाहिए था अगर मरना ही था तो। साथ ही माइक की वाइफ और बच्चे का एंगल यही है कि फिलिप ने शादी नहीं की और ना ही कोई बच्चा हो पाया। डेस्मंड कैलाहन वाला जो इंसिडेंट था वो एक्चुअल इंसिडेंट था जो उसके साथ बचपन में हुआ था। उसे बचाने या किसी को मदद के लिए बुलाने की बजाय वो डर कर वहाँ से भाग गया था, जो उसके अंदर का गिल्ट था। और इसी वजह से आखिर में डेस्मंड दिखाया जाता है जो उसे खींचकर हॉस्पिटल बेड पर ले जाता है। उस समय फिलिप कहता है फिर से नहीं, मतलब वो अपने सबकॉन्शियस स्टेट से निकलकर रियलिटी में आने वाला था, मतलब हॉस्पिटल के बेड में, और वो फिर से इन सारे सपनों को, इन सारे ड्रीम सीक्वेंस को वापस जीने वाला था। वैसे सवाल ये भी उठता है कि आखिर प्रोफेसर फिलिप गुडमैन को खुदकुशी करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। पहले तो उसके दिमाग में इतने सारे गिल्ट थे, और फिर जब वो एक साइकिक को एक्सपोज करना चाहता था पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बताया जाता है कि साइकिक लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं और इस वजह से वो काफ़ी अमीर भी हो जाते हैं। इसके चलते उनके पास अच्छे वकील भी होते हैं जो फिलिप जैसे लोगों के केसेस को रफा दफा कर देते हैं, और फिलिप जैसे लोग जो दूसरों को इन जैसे झूठे लोगों से बचाना चाहते हैं वो हार जाते हैं, और शायद इसीलिए परेशान होकर फिलिप ने आत्महत्या करने की कोशिश की होगी। खैर, मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन में इतना ही था, पर कोई और सवाल है आपके मन में तो वो ज़रूर से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जाने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।